संवाददाता दीपक रावत और नीरज सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है और सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स से अभी का अपडेट लेते हैं और रुख करते हैं नीरज सिंह का। नीरज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धमाके में आखिर कौन कौन किरदार हैं और इसके मुख्य गुनहगार कौन है, ये लंबी जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन शुरुआती जांच, क्योंकि अब तक 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा का वक्त हो चुका है, मोटे तौर पे जांच एजेंसियां किस और एंगल जाता हुआ देख रही हैं और क्या बात अभी तक सामने आई है? नीरज। की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, जो हरियाणा मॉड्यूल है उसकी तरफ ये जांच जाती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि कई सारे जो सवाल हैं वो भी खड़े हुए हैं। आप देखें कि डॉक्टर जो उमर है वो गाड़ी लेकर फरीदाबाद से आ रहा है और 2 दिन पहले आपने देखा भी था कि किस तरीके से फरीदाबाद में एक बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट वहां पर पकड़ा गया था और एक बड़ी साजिश थी। इसमें जो अल फलाह यूनिवर्सिटी थी जिससे उमर भी जुड़ा हुआ था, वहां से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज जो पुलिस है वो यूनिवर्सिटी में पहुंची थी, वहां यूनिवर्सिटी की जो लैब है उसको भी खंगाला गया, वहां से कुछ सैंपल एकत्र किए गए और इसके साथ साथ ही 50 से ज्यादा जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई और 6 के करीब जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ अभी भी जो फरीदाबाद है वहां पर चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि जो विस्फोटक इसमें इस्तेमाल किया गया, हमको पता है कि इससे पहले भी जो तमाम आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ये आतंकवादी जो खास तौर से विस्फोट बनाने में विशेषज्ञ रहते हैं। हमने देखा भी था इससे पहले पुलवामा में जब हमला हुआ था तो आरडीएक्स के साथ अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया गया था ताकि उसकी जो क्षमता है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और यहाँ पर जो एजेंसियां जांच कर रही है, एक संदेह ये भी निकल कर आया है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ हो सकता है कि कोई ज्वलनशील जो पदार्थ है वो उसके साथ मिलाया गया हो और उसके बाद इस विस्फोट को अंजाम दिया गया हो, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा नहीं होता है और जो लोग हैं उनको बर्न इंजरी ज्यादा है और जलने की वजह से उनकी जो मृत्यु है वो हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक अलग तरह का जो विस्फोट है और विस्फोटक पदार्थ है वो यूज किया गया हो, क्योंकि डॉक्टर इसमें शामिल रहे हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस किस तरह के केमिकल, किस किस तरह के जो रसायन है उसका जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि जिस तरीके से फरीदाबाद से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पुलवामा वहां तक इसके जो लिंक है वो फैले हुए प्रतीत हो रहे हैं कि गाड़ी किस तरीके से एंटर करती है। और एक संभावना जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है और एनआईए इन्वेस्टिगेशन है ये भी आरएन निकलकर सामने आई है कि जब बड़ी संख्या में जो विस्फोटक बरामद हुआ इनके साथी पकड़े तो वहां से ये हड़बड़ी में वहां से भागे, दिल्ली के अंदर ये एंटर हुए ताकि फरीदाबाद की जो पुलिस है वो इनको पकड़ ना पाए, क्योंकि फरीदाबाद जो पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक तरीके से जो ऑपरेशन है वो चला रही थी। दिल्ली पुलिस की उस समय भूमिका नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि दिल्ली में जाते हैं तो शायद टारगेट पर नहीं आएंगे और दिल्ली में यही कारण है कि 3 घंटे तक ये लाल किले के पास खड़े भी रहे और कोशिश करते रहे कि जो इनके पास विस्फोटक है इसको कहीं छुपा दिया जाए या कहीं इनको इस विस्फोटक का इस्तेमाल कर लिया जाए किसी दूसरी जगह जाके। और हो सकता है कि ये कुछ लोगों का इंतजार भी कर रहे हो और हड़बड़ी में ये एक घटना हुई, क्योंकि ठीक है स्लो जो वाहन है वो चल रहा था और ये बताता है कि ये फिदायीन हमला नहीं था। अगर फिदायीन हमला होता तो तेजी के साथ को ले जाते और कहीं पर ये विस्फोट करते। निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ और लोगों का इंतजार कर रहे होते। बिल्कुल, तो अपने आप में बहुत किरदारों की बात की जाए या फिर सारी कड़ियां जुड़ने की बात की जाए, समय लगेगा। दीपक रावत भी हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त लाल किले से ही मौजूद हैं, जहां पे कल लगभग 24-26 घंटे पहले ये घटना एक तरीके से सामने आई थी। दीपक, क्योंकि अब एनआईए को जांच सौंप दी गई है, अनौपचारिक तौर पर हमने कल ही एनआईए की मौजूदगी वहां देखी घटनास्थल पर और कल के अंधेरे के बाद आज दिन भर उजाले में क्या क्या महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे हुए हैं और जांच किस दिशा में जाती दिखाई पड़ रही, खासतौर से तब जब एनआईए इसको आगे बढ़ा रही है? दीपक। जी बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी एजेंसी को वैसे भी जांच सौंप दी है सरकार ने, लेकिन मैं अभी की मौजूदा तस्वीर, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त मौजूदा स्थिति आपको दिखा देता हूं कि आखिर स्थिति क्या है। स्पॉट जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उससे चंद कदम की दूरी पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए कि जहाँ पर ये विस्फोट हुआ था वहाँ पर अब सफ़ेद पर्दे लगा दिए गए। हालांकि कल तक ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि जाँच एजेंसियाँ अपना काम अपने तरीके से करती हैं, उनको जो चीज़ें वहाँ से उठानी हैं वो चीज़ें वहाँ से बरामद कर रहे हैं और उसके बाद पूरा जो क्राइम सीन है उसको क्रिएट किया जाता है, उसको
समझा जाता है, जो सीसीटीवी कैमरों के नज़रिए से जो जांच एजेंसियां देख पाई होंगी, उसको एक तरीके से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पार्किंग से गाड़ी निकली होगी, रेड लाइट पर कैसे पहुंची, वहां पर उस वक्त कितने लोग मौजूद रहे, और जब ये विस्फोट हुआ तो किस इंटेंसिटी का विस्फोट हुआ। ये तो बात रही मौजूदा स्थिति की कि यहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी होगी कि आखिर जांच कैसे की जा रही है। तो 3 बड़े एंगल सामने आ रहे हैं जिस पर यह पूरी की पूरी जांच टिकी हुई है। पहला एंगल तो यह है कि आखिर जो ये उमर, जो कि मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है, ये दरअसल इसका मकसद क्या था, क्या इसका मकसद इस रेड लाइट पर ही विस्फोट करना था, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। क्या वो इतने बड़े विस्फोटक के साथ किसी और जगह को टारगेट करना चाहता था, क्या वो लाल किले के भीतर घुसना चाहता था, क्या वो चांदनी चौक के बाजार की तरफ घुसना चाहता था, या कोई दूसरा उसका टारगेट था, उसकी जांच सबसे पहले एंगल से की जा रही है। दूसरा बड़ा एंगल जिसको जांच एजेंसियां ध्यान में रख रही हैं वो है कि ये विस्फोटक आखिर इसकी प्रकृति क्या थी, इसका क्या नेचर था, क्योंकि इससे पहले जो भी विस्फोट हुए हैं उसमें जब जांच एजेंसियों ने जांच की है, तमाम चीजें जो सामने आई उसमें कई चीजें बरामद होती थी, जैसे कील, छर्रे, तमाम चीजें होती थी, लेकिन इस विस्फोट में वो चीजें बरामद नहीं हुई हैं। आमतौर पर जहां पर विस्फोट होता है वह बड़ा गड्ढा भी हो जाता है, वो भी इस विस्फोट में नजर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, कई मीटर ऊपर आसमान में जो कि गाड़ी के कई हिस्से हैं वो उछलते हुए लोग देखते हैं, और दूर दूर तक आवाज जाती है, कंपन होती है। तो काफी इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, और उसकी प्रकृति क्या रही, किस तरीके का ब्लास्ट था, क्या इसमें इस्तेमाल किया गया, वो सबसे बड़ी जांच का विषय नंबर 2 है, जिसका एंगल से जांच हो रही है। तीसरा है जो मुख्य संदिग्ध है उमर, उसका नेटवर्क क्या था, क्योंकि उसका नेटवर्क पकड़ना बहुत जरूरी है। जब नेटवर्क पकड़ेंगे तब हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे कि आखिर इसको किसने प्लांट किया, ये कौन से टेररिज्म ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसने कैसे इसकी रेकी करी, किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें शामिल है। तो यही वजह है कि कई लोगों की गिरफ्तारी आज दिन भर में अलग अलग इलाकों से हुई है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, और उस पूछताछ के आधार पर इस पूरे क्राइम सीन को मैच किया जाएगा, और वो एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश जो है एनआईए कर रही है। ठीक है, इस बीच में हमारे साथ में खास मेहमान एसपी वैद्य जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के और साथ ही साथ सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। वैद्य जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। और कल जो दिल्ली में धमाका हुआ है इसको कैसे देखा जाए, और अभी तक की जो तमाम जांच के दिशा और एंगल और कड़ियां हैं उसको मिलाकर किस दिशा में जाता हुआ ये पूरा घटनाक्रम दिखाई पड़ रहा है? एसपी वैद्य जी। देखिए, नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को। ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा हादसा करने की, और कल फिर भी ये जो हमला हुआ है ये मैं समझता हूँ जिस तरह की ये साजिश थी और जिस तरह का मटेरियल मिला, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। अगर आपको याद होगा ओक्लाहोमा में 2000 किलोग्राम इस्तेमाल हुआ था, ये उससे भी ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की साजिश थी। इसी तरह ये जो इसमें नया जो देखने में आया कि ये डॉक्टर्स का मॉड्यूल था, और डॉक्टर जिन पर जनरली आप भरोसा करते हैं इस देश में, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो पूरे भरोसे के साथ आप अपने आप को उसके पास हवाले कर देते हो। वो इंजेक्शन लगा रहा है, किस चीज़ का इंजेक्शन लगा रहा है, आपका ऑपरेशन कर रहा है। तो आप देखिए किस तरह से पढ़े लिखे डॉक्टर्स को रेडिकलाइज, ये कोई मदरसा से निकले हुए लड़के नहीं हैं जो जनरली देखने में आता है टेररिस्ट बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस एक्सटेंट तक इनको रेडिकलाइज किया गया है कि ये अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो गए, देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हो गया। और टू दी एक्सटेंट जिस तरह कल एक डॉक्टर ने अपने आप को सुइसाइड बॉम्बर बना दिया, तो आप देखें कि किस हद तक इनकी रेडिकलाइजेशन हुई, और इस तरह के कितने और मॉड्यूल देश में हैं। ये बहुत मैं समझता हूँ चिंता का विषय है। ये सारा नेटवर्क अभी पूरी तरह नहीं हमारे हवाले है, और मैं जानता हूं इनके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है, जैश ए मोहम्मद से इनका लिंक है। आपने देखा किस तरह से सारा मॉड्यूल वहीं से, जब वो एक डॉक्टर आदिल को देखा गया पोस्टर लगाते हुए जैश ए मोहम्मद, फिर उसके शनाख्त पे एक AK-47 राइफल मिलती है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के स्टोर से, लॉकर से। उसके बाद दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा जाता है। उसके बाद ये तीसरा कल हादसा जो हुआ,
मुझे लगता है ये डेस्परेशन का अटेम्प्ट था। इसने देखा कि मेरे साथी पकड़े गए और ये सारा हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया है। हो सकता है अगला पुलिस का जो शिकंजा है मेरे ऊपर कसे, और सारा जो ये जो नेटवर्क है और सारा इसके पीछे साजिश है, इसके बारे में उगलना पड़ेगा। तो इसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है जो अभी तक सर्कमस्टांसेस से लगता है। तो मैं समझता हूँ ये जो इस तरह की रेडिकलाइजेशन जो हो रही है, ये चाहे डार्क वेब से हो रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे बाकी वेबसाइट जो एनक्रिप्टेड हैं उसका यूज किया जा रहा है। जी बहुत सारे कदम देश को उठाने पड़ेंगे, ना सिर्फ भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस तो कर ही रही हैं। जो जो जी आप 99 ऐसे हादसों को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन 100 टाइम टेररिस्ट कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इस जी देश में। और वैभ जी पाकिस्तान की जो जी हालत है इस वक्त, पाकिस्तान डेस्परेट था कि पिछले 14 साल से 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जी वो बड़ा हादसा दिल्ली और भारत के बड़े बाकी शहरों में नहीं कर पा रहे थे। तो ये वो इस मौके की फराक में थे जो कल वो कामयाब हुए। जी सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि धमाका जिस वजह से हुआ वो तमाम कड़ियां जुड़ेंगी, लेकिन जो विस्फोट था उसमें क्या चीज था, पदार्थ क्या था, इसको लेकर भी कई कई प्रकार की थ्योरीज चल रही हैं कि क्या ये कुछ अपने आप में नए प्रकार का पदार्थ था, क्योंकि जो घटना होती है, जब कोई विस्फोट होता है तो एक बड़ा गड्ढा होता है या कई प्रकार के छोटे छोटे चीजें जो लोहे की होती हैं, कीले होती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे फिलहाल अभी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो इसको लेकर भी कई बातें चल रही हैं। इसको लेकर आपकी अपनी जो समझ है, जानकारी, वो क्या कहता है? जी हाँ, जनरली देखिए उसका इम्पैक्ट की का ज्यादा असर रहे तो कील डाले जाते हैं, शरे डाले जाते हैं, शार्पनल डाले जाते हैं ताकि कैजुअलिटीज और ज्यादा हो सकता है इसमें वो उनका इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स वहां पर मौके पर थी, एनआईए के साथ भी थी, बाकी दिल्ली पुलिस के साथ, और उन सभी उनको आई एम श्योर दे मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। अल्टीमेटली दे उनको पता जी लग जाएगा कि किस किस्म का एक्सप्लोजिव ये इस्तेमाल हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जो सीज हुआ है, जी लगता है उसके ट्रेसिस कोई रिपोर्ट में देख रहा था, उसके बारे में बात हो रही थी, जी लेकिन वो ऑन सोन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डाला जाता है तभी वो एक्सप्लोजिव बनता है। जी तो ये इस तरह का इस्तेमाल अगर हुआ है जी तो ये इसमें हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं कील और जो लोहे के बाकी चीजें डाली जी जाती हैं फॉर एनहांस्ड इफेक्ट, वो इसमें नहीं डाली गई हो। ठीक है, लेकिन सर ये, लेकिन हाँ, ये जी वो एफएस जी फॉरेंसिक जांच से पता चल जाएगा। बिल्कुल, और ये अपने आप में ये कड़ियां जांच के बाद जुड़ती नजर आएंगी कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा जांच के लिए। बहुत शुक्रिया वैद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों सहयोगी संवाददाता नीरज और दीपक, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।